हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। इसके अंतर्गत आपकी सभी नदियां और सभी जिले जो है वो आती हैं। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। ठीक है, 60% जो है आंतरिक अपवाह तंत्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 23% बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है और 17% आपका अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली की अगर हम बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो वो है आपकी माही, सोम, जाखम, सागर, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो वो है चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, खारी, बेड़च, गंभीरी और बाणगंगा। अंत्य प्रवाहित नदियों की बात करें तो घग्गर, कातली, मेथा, रूपनगढ़, खांडेल, रूपरेला और काकने, ये आपकी अंत्य प्रवाहित नदियां हैं। आंतरिक अपवाह की नदियों के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल पूछे तो ये हिमाचल के अंदर जो है शिवालिक श्रेणी में कालका के निकट से इसका उद्गम होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले के अनूपगढ़ से होते हुए पाकिस्तान के अंदर ये लुप्त हो जाती है। अत्यधिक बहाव के कारण ये जो है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाती है, जहां इसके अपवाह क्षेत्र है उसको हाकरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे नाली के नाम से भी जाना जाता है और इसके अन्य नामों की बात करें तो इसे मृत नदी, नट नदी और दृष्टवती के नाम से भी जाना जाता है। ये वैदिक काल में बहने वाली सरस्वती नदी जो थी उसकी सहायक नदी थी और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के अंदर मिलता है। इस नदी का जो तल है वो हनुमानगढ़ जिले में आसपास के क्षेत्र की तुलना से ऊंचा है, इसलिए अधिक बहाव के समय यहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आपकी नदी है कांकने, ठीक है, या काकनी या मसूरदी नदी। ये जो नदी है ये जैसलमेर जिले में कोटारी गांव से निकलती है और बुद्ध झील के अंदर गिरती है। नेक्स्ट है आपकी रूपनगढ़ नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है सलेमाबाद, अजमेर, यहाँ से निकलती है और नागौर होते हुए सांबर झील के अंदर जो है प्रवेश करती है। मंथा की बात करें तो मंथा या मेंढा नदी ये मनोहरपुरा जयपुर से निकल के और सांबर झील के अंदर पहुंचती है। ठीक है, कांतली, काठली नदी की बात करें तो ये खंडेला, सिक्कर से जो है निकल करके झुंझुनू तक। ठीक है, साबी या साहिबी नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल सेवर जयपुर से निकल करके अलवर होते हुए पटौदी हरियाणा तक। सोता नदी की बात करें तो ये साबी नदी की सहायक नदी है और रूपारेल नदी, वराह या लसावरी नदी की बात करें तो ये थानागाजी अलवर से निकलती है और भरतपुर तक जाती है। अब बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं चंबल नदी, चरमनवती, कामथेन या नित्यवाही नदी, इसके नाम से भी इनको जाना जाता है। ये जो नदी है ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और एक मात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। सर्वाधिक जल का प्रवाह करने वाली नदी भी कौन सी है? चंबल नदी। और ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में मुरादगंज के निकट यमुना नदी के अंदर मिलती है। कुल लंबाई की अगर बात करें तो वो है 965 किलोमीटर और राजस्थान की बात करें तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी जिलों में 135 किलोमीटर की लंबाई है और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर की सीमा की बात करें तो 241 किलोमीटर की लंबाई है। टोटल पूछे तो 241 प्लस 135 राजस्थान के अंदर रहेगा और सीमा से होते हुए राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच जो है अंतर राज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान में प्रवेश की अगर हम बात करें तो चौसारीगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के निकट जो है ये चुलिया जलप्रपात भी बनाती है। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत इस पर कुछ बांध बनाए गए हैं। कौन कौन सी बांध? गांधी सागर बांध जो है मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर, राणा प्रताप सागर जो है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर और ये सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध भी है। जवाहर सागर बांध जो है कोटा के अंदर है और कोटा बैराज की बात करें तो ये भी कोटा के अंदर है और इसका प्रयोग केवल सिंचाई हेतु किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंबल की प्रमुख सहायक नदियों की। तो दाएं किनारे पर बात करें तो कुनू, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन, छापी, चोली, नेवज, काली खो, बैथली, अंधेरी, लासी, बिलास और काली खाड़, ये आपके दाएं किनारे पर है। और बाएं किनारे पर सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बामनी, ब्राह्मणी, कुराल, मेजमांगली, ठीक है, घोड़ा पछाड़, चाकण और बनास, ये आपकी बाएं किनारे पर है। नेक्स्ट नदी है आपकी बनास नदी। ये जो है राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि से प्रवाहित होते हुए सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल के साथ जो है मिल जाती है। यहीं पर जो है मध्य प्रदेश की ओर से आने वाली सीप नदी भी मिलती है, जिसके कारण रामेश्वर के अंदर जो है चंबल बनास सीप का जो है
चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी का जो है त्रिवेणी संगम बनता है। और ये नदी जो है लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है और पूर्णतः राजस्थान में बहाव की दृष्टि से ये सबसे लंबी नदी भी है। इसके अन्य नामों की बात करें तो वनकियासा, वर्णगासा या वृष्टि नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी नदी पर टोंक जिले में बीसलपुर बांध और सवाई माधोपुर के अंदर ईसरदा बांध जो है बना हुआ है। इस नदी के जो है अफवाह क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर जो है भूरी मृदा पाई जाती है। बनास की सहायक नदियों की बात करें तो दाएं किनारे पर बेड़च और मेनाल है, बाएं किनारे पर आपके कोठारी, खारी, डाई, मासी, ढूंढ व मोरेल है। बेड़च नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल क्या है, गोगुंदा उदयपुर से निकलती है, चित्तौड़गढ़ होते हुए बिंगोद भीलवाड़ा तक जाती है। उद्गम से लेकर उदय सागर झील तक जो है इसे आयड़ के नाम से जाना जाता है और इसके बाद जो है इसका नाम बेड़च होता है। इसके किनारे जो है चित्तौड़गढ़ का किला भी स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में अफवास के निकट इस नदी पर घोसुंडा बांध जो है बना हुआ है। बेड़च की सहायक नदियों की बात करें तो गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन है। नेक्स्ट आपकी मेनाल नदी, ये भीलवाड़ा जिले से निकलती है और बिंगोद के निकट बनास में मिलती है, जहां बनास, बेड़च व मेनाल का जो है त्रिवेणी संगम होता है। इस नदी पर जो है मेनाल जलप्रपात भी स्थित है। नेक्स्ट है कोठारी नदी। उद्गम की बात करें तो दिव्य राजसमंद से भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर जो है मेजा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है खारी नदी, ये राजसमंद जिले के अंदर जो है बिजराल से निकलती है और टोंक जिले के अंदर देवली के निकट बनास से मिलती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो वो है मानसी। नेक्स्ट है बाणगंगा या अर्जुन की गंगा, ये जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, दौसा, भरतपुर आदि जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना के साथ ये मिलती है। इस नदी को अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, गुम्फित नदी आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका अरब सागर का अपवा तंत्र। इसके अंदर हम देखेंगे माही नदी को। ये जो है मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी पर मेहत झील के निकट से आमरोरू नामक जो स्थान है वहां से निकलती है। उद्गम के पश्चात ये मध्य प्रदेश में यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू नामक गांव में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रवाहित होते हुए इन दोनों जिलों के बीच सीमा बनाते हुए यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा इसके बाद गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी के अंदर ये गिरती है। यह उल्टे यू अक्षर की आकृति जैसी है, ठीक है। और कर्क रेखा की बात करें तो इसको ये दो बार काटती है, ठीक है। उल्टे यू अक्षर जैसी आकृति बनाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कुल लंबाई ये 576 किलोमीटर। राजस्थान की बात करें तो इसकी लंबाई है राजस्थान में 171 किलोमीटर। राजस्थान में यह नदी जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है उसे वागड़ या कांठल कहा जाता है, इसलिए इस नदी को वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के अफवाह क्षेत्र में प्रतापगढ़ के अंदर जो है बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र जो है 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसी नदी पर बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा के निकट कागदी पिकअप बांध और गुजरात के अंदर जो है कड़ाना बांध बना हुआ है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। माही नदी के किनारे पर डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर और गलियाकोट नामक तीर्थ स्थल भी स्थित है। माही नदी के साथ बेणेश्वर में सोम व जाखम नदियां मिलती है, जिससे जो है त्रिवेणी संगम बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माही की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो वो है आपकी सोम, जाखम, अनास, चाप, हरण, इरू और मोरेन। ये आपकी जो है माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोम नदी। ये नदी जो है उदयपुर जिले में बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर जिले के अंदर बेणेश्वर में माही नदी से मिलती है। डूंगरपुर में इस नदी पर सोम, अंबा, कमला परियोजना जो है स्थित है। सोम की सहायक नदियों की बात करें तो जाखम, गोमती व सारनी है। अब देखते हैं जाखम नदी के बारे में। प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी नामक स्थान से निकलती है और डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर के अंदर जो है सोम नदी से ये मिलती है। प्रतापगढ़ में इस नदी पर जाखम बांध स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है साबरमती नदी। ये उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग में कई शाखाओं के रूप में जो है निकलती है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? हाथमती, मेसवा, वेतरक, माजम, मानसी, वाकल और सेई। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी बनास। ये जो है सिरोही जिले के नया सानवरा नामक स्थान से निकलती है। इसके बाद गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ की खाड़ी के अंदर गिरती है। इस नदी पर सिरोही जिले के स्वरूपगंज में जो है बनास बांध बना हुआ है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सूकड़ी या सिपू है, लूणी या लवणवती। इसकी बात करें तो ये अजमेर जिले की नाग की पहाड़ियों से निकलती है और जहाँ इसे साबरमती के नाम से जाना जाता है तथा पुष्कर की पहाड़ियों से आने वाली सरस्वती नदी जब इसके साथ मिल जाती है तब इसे लूणी के नाम से जाना जाता है। अजमेर के पश्चात ये जो है नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि जिलों से प्रवाहित होकर के गुजरात से होते हुए कच्छ के रण के अंदर गिरती है।
इसकी लंबाई कितनी है 350 किलोमीटर और इसे साकरी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल से बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी कैसा है, मीठा है और इसके बाद खारा हो जाता है। बालोतरा में नदी का तल आसपास के क्षेत्र से ऊंचा है, इसलिए जब अजमेर में भारी बरसात होती है तो बालोतरा क्षेत्र के अंदर जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाड़मेर के अंदर जो है रंगाई छपाई का उद्योग जो है स्थित है, इसके कारण इस नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो गया है। जोधपुर में इस नदी पर जो है जसवंत सागर या पीचियाक बांध जो है बना हुआ है। लूनी नदी के अनपवा क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कुल अपवा क्षेत्र का 10.4% भाग जो है वो आता है। लूनी की सहायक नदियों की बात करें तो दाएं किनारे पर जोजड़ी और बाएं किनारे पर बांडी, गुइया, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई, खारी, सागी, सगाई ये सभी नदियां स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं जोजड़ी नदी के बारे में। इसका उद्गम जो है नागौर जिले में पूंदलू नामक गांव से होता है और जोधपुर में ये लूनी के साथ मिलती है। यह लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है अरावली से नहीं होता तथा लूनी के दाएं किनारे पर ये मिलती है। नेक्स्ट है आपकी बांडी। ये पाली जिले से निकलती है और पाली तथा जोधपुर की सीमाओं पर लाखर गांव में लूनी के साथ मिलती है। इस नदी पर पाली जिले के अंदर हेमावास बांध जो है वो बना हुआ है। बांडी की सहायक नदियों की बात करें तो वो है गुइया। नेक्स्ट आपकी सूकड़ी नदी। ये पाली जिले से निकलकर जालोर से होती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूनी के साथ जो है मिलती है और जालोर में इस नदी पर बाकड़ी बांध जो है वो बना हुआ है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो वो है मीठड़ी। नेक्स्ट आपकी खारी नदी। ये सिरोही जिले में शेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है तथा जालोर जिले के सायला गांव में जवाई से मिलती है। नेक्स्ट आपकी सागी या सगाई। ये जालोर जिले में जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और बाड़मेर जिले के गांधो में लूनी के साथ मिलती है। नेक्स्ट आपकी जवाई। ये पाली जिले की बाली तहसील में गोरिया गांव से निकलती है। इसके बाद पाली व जालोर में प्रवाहित होते हुए बाड़मेर में बालोतरा के निकट जो है लूनी नदी से मिलती है। नेक्स्ट पाली जिले में सुमेरपुर में इस पर जो है जवाई बांध बना हुआ है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इस बांध में पानी की कमी होने पर जो है उदयपुर की सेई परियोजना जो है उससे पानी की आपूर्ति की जाती है। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों का अपवा क्षेत्र की दृष्टि से घटता हुआ क्रम। सबसे ज़्यादा जो है बनास से 27.48%, उसके बाद लूनी जो है 20.21%, उसके बाद चंबल 17.18%, उसके बाद माही 9.46%। तो ये क्रम आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख जलप्रपातों की। तो जो चुलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मैनाल जलप्रपात जो है मैनाल नदी पर भीलवाड़ा के अंदर। जो भीमलत जलप्रपात है वो आपका मांगली नदी पर है बूंदी में। तो ये सभी जलप्रपात भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं नदियों के किनारे या संगम पर कौन कौन से दुर्ग स्थित है। पहला है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये चंबल व बामणी के संगम पर स्थित है। दूसरा है गागरोन दुर्ग, ये आहू व काली सिंध के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है मनोहर थाना दुर्ग, ये परवन और कालीखाड़ के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है शेरगढ़ दुर्ग, ये परवन के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो ये बेडज के किनारे है, बेडज व गंभीरी के संगम के निकट। अब बात कर लेते हैं नदियों के किनारे कौन कौन से नगर स्थित है। चंबल नदी के किनारे भैंसरोडगढ़, रावत बाटा, कोटा और केशोराय पाटन। काली सिंध के किनारे गागरोन, ठीक है। चंद्रभागा के किनारे झालरा पाटन। बनास के किनारे नाथ द्वारा और टोक, ठीक है। कोठारी बागोर या बागोर की सभ्यता जो है कोठारी नदी के किनारे। ये क्वेश्चन जो है आता भी है, बागोर की सभ्यता जो है आपके सिलेबस में भी है, तो ये आपको मेन रूप से याद रखना है कि कोठारी नदी के तट पर है। खारी की बात करें तो आसींद, विजयनगर और गुलाबपुरा स्थित है। माई के किनारे बेणेश्वर और गलियाकोट। लूनी के किनारे बालोतरा। जवाई के किनारे सुमेरपुर। तो ये सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जल संरक्षण की, तो राजस्थान में जल संरक्षण की कई परंपरागत विधियां हैं। पहली है खड़ीन। ये विधि जो है 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई थी। ये एक कृत्रिम तकनीक है जिसमें किसी क्षेत्र को ढालनुमा बनाकर उसके अग्रभाग में मिट्टी तथा पत्थर की दीवार जो है बना दी जाती है, जिससे इस गड्ढेनुमा भाग में वर्षा का जल जो है एकत्रित हो जाता है, जो सामान्यतः पेयजल हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जल के सूखने पर खड़ीन के नमीयुक्त भाग पर कृषि भी की जाती है, जिसे खड़ीन कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नाड़ी। नाड़ी परंपरा जो है ये जल संरक्षण की प्राकृतिक विधि है जिसके अंदर आसपास के क्षेत्र की तुलना में निचले भाग में जो है वर्षा का जल एकत्रित होता है और कुछ महीनों तक बना रहता है। नेक्स्ट है टोबा। ये देखने में नाड़ी जैसा ही है, परंतु किसी नाड़ी को कृत्रिम रूप से खोदकर अधिक गहरा कर दिया जाता है तो उसे टोबा कहा जाता है।
नेक्स्ट है जोड़। जोड़ तो आपके सभी गांवों के अंदर भी होते होंगे। ये परंपरागत जल संरक्षण की कृत्रिम विधि है जिसमें वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए जो है खुदाई करके एक गहरा गड्ढा बनाया जाता है तथा कई स्थानों पर इसके चारों तरफ पक्की दीवार या सीढ़ियाँ और छतरियाँ भी बनाई गई है। ये शेखावटी क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है जहाँ इन्हें पानी के कच्चे कुएं भी कहा जाता है। कुंड व टाका की बात करें तो यह भी जब वर्षा जल संरक्षण की एक कृत्रिम विधि है जिसमें गड्ढा खोदकर पक्का निर्माण करते हुए टाका बनाया जाता है और ऊपर से ये ढका रहता है और उसके चारों तरफ जो है ढालनुमा पक्का फर्श बनाया जाता है जिसे पाइतन कहा जाता है। नेक्स्ट है बेरी। तो ये भी आपके जल संरक्षण की कृत्रिम विधि है जिसमें किसी बड़े जल स्रोत जैसे तालाब झील आदि के निकट 2-3 फीट चौड़ाई की और 15-20 फीट गहराई की जो है संकड़ी कुई बनाई जाती है और उसके चारों ओर की दीवार पर सूखे पत्थर लगा दिए जाते हैं ताकि तालाब झील आदि से रिश्ता हुआ जल इसमें एकत्रित होता रहे। नेक्स्ट है बावड़ी। तो ये चतुष्कोणीय गोल व वर्तुलाकार में निर्मित जल स्रोत होता है जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य भाग तक जो है ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है और इसके आंगनुमा भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है। इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब और स्तंभ व झरोखे होते हैं। बूंदी शहर को जो है बावड़ियों की अधिकता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स या बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों की बात करें तो ताप्ती बावड़ी आपके जोधपुर के अंदर है, भूत बावड़ी जोधपुर के अंदर है, भाड़ा रेंज बावड़ी दौसा के अंदर है, चांद बावड़ी आपके बानेरी दौसा के अंदर है, विनाता की बावड़ी जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, रानी जी की बावड़ी या गुलाब बावड़ी जो है बूंदी के अंदर है, पन्ना मीणा की बावड़ी जो है जयपुर के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट होता है झालरा। इसकी आकृति जो है देखने के अंदर तो बावड़ी के समान ही होती है परंतु इसका जल जो है पेयजल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता बल्कि धार्मिक स्नान या किसी धार्मिक आयोजन या अनुष्ठान में जो है पवित्र कार्यों हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो तूर जी का झालरा जो है जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तालाब व झीलों की। तो ये प्राकृतिक व कृत्रिम स्रोत हो सकते हैं तथा महंगी प्रणाली होने के कारण इनका जो निर्माण है तत्कालीन शासकों द्वारा ही करवाया गया था। प्रमुख तालाबों की बात करें तो मेजा सरेरी खारी जो है आपके भीलवाड़ा के अंदर है, गेप सागर जो है डूंगरपुर के अंदर है, पन्नालाल सा तालाब खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, हेमावास दादीवाड़ा जो है पाली के अंदर है, बाकिया सेनापानी पद्मिनी मुरालिया जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये सभी आपके तालाब है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेहट या नेहटा क्या होता है। तो किसी तालाब या नाड़ी के निकट यह छोटी गर्तनुमा भाग होता है जिसमें तालाब या नाड़ी के अतिरिक्त जल को संचित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका झील। तो वर्षा जल और नदी जल द्वारा निर्मित जल बेसिन जो मुख्यतः चारों ओर स्थलीय भाग से घिरा रहता है उसको झील कहते हैं। तो ये जल संरक्षण की ये परंपरागत विधियों में से सर्वाधिक जल संचय करने की विधि है, ठीक है, जिसके निर्माण में राजा महाराजाओं व जनता का योगदान भी रहा है। जैसे नौलखा बूंदी के अंदर, जैसमंद के अंदर, पिछोला, फतेह सागर, उदयपुर आदि ये सभी आपकी झीलें हैं। तो यहाँ पर आपकी नदियाँ कंप्लीट होती है। अब देखते हैं झीलों के बारे में। तो राजस्थान की झीलों को जो है प्रकृति के आधार पर 2 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। कौन कौन सी? एक है खारे पानी की झील, दूसरी है मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील की बात करें तो खारा पानी किस कारण से होता है? तो तेथिस सागर के अवशेष के कारण होता है। सर्वाधिक जो है नागौर के अंदर है। और खारे पानी की झीलों के खारेपन का मुख्य कारण क्या है? माइका शिष्ट चट्टानें जो इन झीलों के नीचे जो है पाई जाती है, इनके कारण जो है ये इनका पानी खारा होता है। मीठे पानी की झीलों की बात करें तो कारण क्या है? वर्षा जल या ताजे जल पर ये निर्भर करती है, इसलिए इनका पानी जो है मीठा होता है। सर्वाधिक जो है उदयपुर के अंदर है मीठा पानी। अब बात कर लेते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। तो आपकी सांबर झील जो है जयपुर के अंदर है, पंचपद्रा जो है बाड़मेर के अंदर है, डिडवाना नागौर के अंदर, डेगाना नागौर के अंदर, नावा जो है ये भी नागौर के अंदर है, कुचामन झील ये भी नागौर के अंदर है, लूणकरणसर जो है बीकानेर के अंदर है, ताला छापर चूरू के अंदर, रेवासा सीकर के अंदर, काछोर जो है ये सीकर के अंदर, कावो जो है जैसलमेर के अंदर और फलोदी के अंदर भी है। फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो ये सभी आपको याद रखनी है खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है और कहाँ पर स्थित है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट है एक सांबर झील। सांबर झील की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है 3 से 12 किलोमीटर है और लंबाई की बात करें तो 36 किलोमीटर है। ये खारे पानी की झील है जो जयपुर के अंदर जो है स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने, ठीक है। बिरजोलिया शिलालेख के अनुसार जो है वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। सांबर झील जो है रामसर साइट 1990 के अंदर सूचीबद्ध है जहाँ कुर्जा और राजहंस पक्षी को संरक्षण मिलता है। हाल ही में सांबर झील जो है कुर्जा पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में भी रही है, जिसका कारण जो क्या बताया जा रहा है? एवियन बोटुलिज्म बीमारी, ठीक है। इसके कारण जो है कुर्जा पक्षियों की मृत्यु काफ़ी संख्या में सांबर झील पर हुई है। सांबर अंतस्थलीय भाग पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की जो है तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी आपकी है चिल्का झील उड़ीसा के अंदर, उसके बाद पुलिकट का नंबर आता है सेकंड पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर है,
और उसके बाद अपनी राजस्थान की सांबर झील जो जयपुर राजस्थान की है। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है कि ये जो है राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। अब बात कर लेते हैं सांबर से नमक का उत्पादन। जो देश का 8% नमक का उत्पादन जो है सांबर झील से होता है। राजस्थान का 80 से 90% जो है सांबर से आता है। सांबर के नमक जो है सांबर साल्ट लिमिटेड उत्पादित करता है और जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन कार्य करता है। सांबर झील से उत्पादित नमक को क्या बोलते हैं? क्यार। और नमक बनाने की जो तकनीक है वो क्यारी कहलाती है, क्योंकि जो है ये झील है सांबर, उसके किनारे जो है क्यारी बना दी जाती है जिसके अंदर जो है नमक एकत्रित हो जाता है। नेक्स्ट आपकी पंचपदरा। ये बाड़मेर में स्थित एक खारे पानी की झील है। पंचपदरा में सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है 98% होती है, जिसके कारण इसका नमक जो है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म का माना जाता है। खारवाल क्या होता है? ये पंचपदरा से नमक उत्पन्न करने वाली जाति का नाम है खारवाल जाति। मोरली झाड़ी की बात करें तो इसका उपयोग जो है पंचपदरा में नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिडवाना। ये नागौर में स्थित एक खारे पानी की झील है और इस झील में निम्न श्रेणी का नमक जो है उत्पादित होता है। ठीक है, निम्न मतलब घटिया किस्म का, क्योंकि इस झील में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर जो है सोडियम सल्फेट ज़्यादा पाया जाता है। इस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1964 जो है वो स्थापित की गई है। और सोडियम सल्फेट का उपयोग किसमें आता है? कांच उद्योग, कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग में इसका जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपकी मीठे पानी की झीलें। तो राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर के अंदर है, इसलिए उदयपुर को लेक सिटी भी कहा जाता है। आपकी जो जैसमंद झील है ये भी मीठे पानी की झील है, जो उदयपुर में गोमती नदी पर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने। निर्माण काल की बात करें तो 1685 से लेकर 1691 ईस्वी तक इसका निर्माण किया गया था। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसे ढेबर झील भी कहा जाता है, क्योंकि यह ढेबर नाल में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस झील पर 7 टापू स्थित हैं। ठीक है, टापू समझते हो ना, कि जो चट्टाने हैं झील के बीच में 7 जगह पर। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का बागड़ा। और सबसे छोटा है प्यारी। ये काफ़ी बार पूछा गया है। इन टापू पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? भील या मीणा जनजाति। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी? श्यामपुरा नहर और भाट नहर। इस झील के किनारे जो है महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट आती है आपकी पिछोला झील। ये उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। राणा लाखा के शासनकाल में किसी बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। नदी की बात करें तो सिसारमा और बोजड़ा नदी स्थित है। विशेषताओं की बात करें तो इस झील के पास नटनी का चबूतरा स्थित है, जिसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। इस झील में जग मंदिर जिसका निर्माता था जगत सिंह प्रथम, और जगनिवास जो है जिसका निर्माता था जगत सिंह द्वितीय, ये भी स्थित है। विद्रोह काल के दौरान शाहजहां ने जो है जग मंदिर के अंदर शरण ली थी। इस झील का अतिरिक्त जल जो है फतेह सागर में वितरित किया जाता है। सबरूप सागर की बात करें तो ये फतेह सागर और पिछोला झील जो है उनको जोड़ने वाला चैनल या लिंक जो है वो सबरूप सागर कहलाता है। नेक्स्ट आपका फतेह सागर झील। इसका निर्माता कौन था? महाराणा जयसिंह। इसका दोबारा निर्माण किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह ने। निर्माण काल की बात करें तो 1688 ईस्वी के अंदर। पुनर्निर्माण की बात करें तो 1888 के अंदर। और नदियों की बात करें तो सिसारमा और बोजड़ा। विशेषताओं की बात करें तो नेहरू उद्यान इस झील के मध्य स्थित है और इस झील के किनारे टेलीस्कोप और सौर वेधशाला भी स्थित है। इस झील के पास जो है वर्चुअल फिश एक्वेरिज्म जो है स्थापित किया गया है। पिछोला व फतेह सागर झील जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंदर शामिल की गई है। तो ये आपको मेन रूप से याद रखना है। नेक्स्ट आपकी रंगसागर झील उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है और ये जो झील है पिछोला व स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आती है उदय सागर झील। ये उदयपुर में आयड और बेडच नदी पर स्थित मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने। कब करवाया था? 1559 से लेकर 1564 तक। उदय सागर झील में गिरने के बाद जो है आयड जो नदी है उसको बेडच नदी कहा जाता है। दूध या तलाई झील की बात करें तो उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। दूध बावड़ी जो है आपकी सिरोही में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बड़ी झील या जाना सागर। ये जो है उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट आती है राजसमंद झील। इस झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। निर्माण काल 1662 से लेकर 1676 ईस्वी में। नदी की बात करें तो गोमती नदी। विशेषताओं की बात करें तो नौ चौकी पाल जो है ये राजसमंद झील के उत्तरी जो भाग है उसको नौ चौकी पाल कहा जाता है। अकाल रात के लिए बनाई गई देश की प्रथम झील थी। इस झील के पास जो है धार्मिक स्थल स्थित है। कौन कौन से? द्वारिकाधीश मंदिर और घेवर माता मंदिर।
आपकी जो राज प्रशस्ति थी उसके लेखक थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, जो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। उसमें 25 शिलालेखों का मिलने का उल्लेख भी है। ठीक है, इस झील के किनारे जो है सूर्य घड़ी के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं और इस झील का निर्माण जो है इसमें सर्वाधिक लोगों का योगदान रहा है। कितने लोगों का? लगभग 60,000 लोगों का। नेक्स्ट आती है आपकी नंदसमंद झील, ये राजसमंद में स्थित एक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है नक्की झील, ये सिरोही में स्थित मीठे पानी की झील है और ये 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 35 मीटर गहरी है। ठीक है, 1200 मीटर की ऊंचाई है, उसके बाद ये 35 मीटर इसकी गहराई है इस नदी की। क्रेटर या काल्डेरा झील या ज्वालामुखी झील भी इसको कहा जाता है। लोक कहावतों के अनुसार इस झील का निर्माण किससे करवाया? नाखूनों से जो है किया गया था। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और सबसे गहरी झील है। ग्रासीय जनजाति द्वारा इस झील में अस्थियों का जो है विसर्जन किया जाता है। राजस्थान की एकमात्र झील है जो हिल स्टेशन माउंट आबू पर स्थित है और राजस्थान की एकमात्र झील जो शीत ऋतु के अंदर जमती है और इस झील के किनारे टोड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक, हासी रॉक जैसी प्रमुख चट्टानें जो है पाई जाती है। नेक्स्ट आपकी आती है अनासागर झील, ये अजमेर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। निर्माण की बात करें तो अरुणोराज चौहान ने इसका निर्माण जो है करवाया था। कब करवाया था? 1136 से लेकर 1137 ईस्वी। नदी की बात करें तो बांडी नदी। अब इसी में आता है दौलत बाग और सुभाष उद्यान, जो अजमेर राजस्थान के अंदर ही है। जो जहांगीर था उसने आनासागर झील के पास इस बाग का निर्माण करवाया था। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बारादरी, तो शाहजहां ने आनासागर झील के पास संगमरमर के 12 दरवाजों का निर्माण करवाया था और इन्हीं 12 दरवाजों को बारादरी कहा जाता है। असमत बेगम की बात करें तो ये नूरजहाँ की माँ थी। असमत बेगम ने आनासागर झील के पास गुलाब के रस से इत्र बनाया था और भारत में सर्वप्रथम जो है इत्र आपकी असमत बेगम ने ही बनाया था। नेक्स्ट है फोय सागर, ये अजमेर के अंदर है। निर्माता कौन था? इंजीनियर फोय। निर्माण काल 1891 से 1892 ईस्वी और ये बांडी नदी पर स्थित है और राजस्थान की दूसरी अकाल रात झील है। प्रथम कौन सी है आपकी? राजसमंद झील। नेक्स्ट है पुष्कर झील, ये एक केटर झील है या ज्वालामुखी झील। ठीक है, उपनामों की बात करें तो 5वां तीर्थ इसको बोला जाता है। तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, अर्धचंद्राकार झील या 52 घाट झील भी इसको बोला जाता है। विशेषताओं की बात करें तो पुष्कर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और राजस्थान की सबसे पवित्र झील इसको माना जाता है। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर जो है मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। इस झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलते हैं। राजस्थान की मुख्य पवित्र झील जहाँ प्रमुख व्यक्तियों महात्मा गांधी, बाला साहेब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। नेक्स्ट आपकी आती है कायलाना झील या सर प्रताप सागर, ये जोधपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। निर्माता कौन था? सर प्रताप सिंह। निर्माण काल 1872 ईस्वी। विशेषताओं की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में इस नदी में पानी वितरित किया जाता है और राजस्थान राज्य की एकमात्र झील है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आपकी आती है कोलायत झील, ये बीकानेर में मीठे पानी की झील है और इसका निर्माता कौन था? कपिल मुनि को माना जाता है। विशेषताओं की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को इस नदी के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर झील की तरह इस झील में जो है दीपदान भी किया जाता है। चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती है। कोलायत झील को मरु उद्यान या नखलिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है गजनेर झील, ये बीकानेर में स्थित मीठे पानी की झील है। इसे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिलीशेड झील, अलवर में स्थित मीठे पानी की झील है और ये झील जो है गोल्डन ट्रायंगल जयपुर, दिल्ली, आगरा पर स्थित है। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। अन्य मीठे पानी की झीलों की बात करें तो बीकानेर के अंदर जो सूर सागर है, अनूप सागर है वो भी। जैसलमेर की बात करें तो अमर सागर, गड़ीसर या बुद्ध झील। बाड़मेर की बात करें तो बाटाड़ू कुआ, जो मरुस्थल का जल महल भी जिसको कहा जाता है। बांसवाड़ा के अंदर आपके हैं आनंद सागर और देलाव सागर। झुंझुनू के अंदर है पन्नासा तालाब जो खेतड़ी के अंदर है। जयपुर की बात करें तो मावठा झील और मानसागर। सवाई माधोपुर की बात करें तो मानसरोवर झील। झालावाड़ के अंदर आपके मानसरोवर और काडला झील। धौलपुर की बात करें तो राम सागर और तालाबशाही। बूंदी की बात करें तो कनक सागर और दुगारी बांध। तो ये सभी आपकी अन्य मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट अगर झील, कुछ प्रमुख झीलें और उनके स्थान भी आपको याद रखने हैं। आनंद सागर झील बांसवाड़ा के अंदर है। देलाव सागर जो है बांसवाड़ा के अंदर है। एडवर्ड या गैब सागर डूंगरपुर के अंदर है। मानसरोवर झील या काडला झील झालावाड़ के अंदर है। मानसरोवर झील सवाई माधोपुर के अंदर। रामसागर झील जो है धौलपुर के अंदर। नवलखा झील बूंदी के अंदर।
ठीक है। बंथ बारेठा भरतपुर के अंदर है, तलवाड़ा झील जो है हनुमानगढ़ के अंदर, मावठा झील जो है जयपुर के अंदर, मानसागर या राजस्थान में सर्वाधिक प्रदूषित जो झील है वो जयपुर के अंदर है, बुध सागर जैसलमेर के अंदर, अमर सागर जैसलमेर के अंदर, गड़ीसर झील भी जैसलमेर के अंदर, कनक सागर दुगारी बांध की बात करें तो बूंदी के अंदर, बालसमंद जो है जोधपुर के अंदर, नंदसमंद जो है ये राजसमंद के अंदर है, और बुड्ढा जोड़ जो है गंगानगर के अंदर है, और रामगढ़ जो है बारा के अंदर है। ये भी आपको स्थान और झीलें याद रखनी है। रामगढ़ एक क्रेटर झील है जिसे जियो हेरिटेज में शामिल किया गया है और इसे अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा द्वारा विश्व के 200वें क्रेटर की मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट राजस्थान के प्रसिद्ध कुओं की बात करें तो चंदन ट्यूबवेल या थार का गढ़ा जैसलमेर के अंदर है, बाटाड़ू कुआ जिसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है ये बायतू बाड़मेर के अंदर है। प्रसिद्ध तालाबों की बात करें तो पन्नालाल सा तालाब खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, सरेरी तालाब आपका भीलवाड़ा के अंदर है, खारी तालाब भीलवाड़ा के अंदर, नवलखा तालाब बारा के अंदर, सूखा तालाब जो है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, काला तालाब भी रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, और जंगली तालाब भी रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। मचकुंड या तीर्थों का भांजा जो है धौलपुर के अंदर है, सेठानी का जोड़ा चूरू के अंदर, शुक्र तालाब नागौर के अंदर, और जैत सागर तालाब बूंदी के अंदर। तो ये सभी तालाब आपको मेन रूप से याद रखने हैं। राजस्थान की बावड़ियों की बात करें तो सर्वाधिक बावड़ियाँ बूंदी के अंदर पाई जाती है, बूंदी को इसलिए बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो कौन कौन सी बावड़ी है बूंदी के अंदर? अनारकली, रानी की बावड़ी, ठीक है, गुलाब कदम अच्छी तरह से, ठीक है। टोक के अंदर है आपकी हाडी रानी की बावड़ी, टोडा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर के अंदर है, ठीक है। दौसा के अंदर आपकी छोटी व बड़ी बावड़ी, चांद बावड़ी आवनेरी के अंदर। सिरोही के अंदर जो है लाइनी बावड़ी स्थित है, राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी और दूध बावड़ी इसको कहा जाता है। डूंगरपुर की बात करें तो नवलखा बावड़ी, और उदयपुर में आपकी त्रिमुखी बावड़ी। ये आपकी मेन बावड़ियाँ हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसमें केंद्र का सहयोग जो है 50% है और राज्य का जो है 40% है। इस कार्यक्रम में राजस्थान की पिछोला, फतेहसागर, अनासागर, पुष्कर और नक्की झील को शामिल किया गया है, किसमें? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंदर। तो आपकी जो झीलें और नदियां हैं वो इस वीडियो के अंदर संपूर्ण हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।